नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझने वाले हैं। हम बात करेंगे उन धाराओं की जो ये पक्का करती हैं कि इंसाफ की प्रक्रिया कभी रुके नहीं, खासकर तब जब कोई अहम गवाह अदालत तक नहीं पहुंच सकता। तो चलिए धारा 321 से 325 के सफर में देखते हैं कि हमारा कानून कैसे खुद गवाह तक पहुंचता है। जरा सोचिए, एक ऐसा केस जिसका पूरा दारोमदार एक अकेले गवाह पर टिका है, लेकिन वो गवाह या तो बहुत बीमार है या फिर देश के किसी बहुत दूर दराज इलाके में रहता है। तो अब क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? नहीं, हमारा नया कानून BNSS 2023 इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक बहुत ही अच्छा समाधान देता है। और वो समाधान है न्यायिक कमीशन। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। मतलब सीधा सा हिसाब है कि अगर गवाह कोर्ट नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, कोर्ट खुद गवाह के पास चला जाएगा। यही है इस पूरी प्रक्रिया का मूल मंत्र। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये गवाही ली कैसे जाती है। फिर देखेंगे कि केस के दोनों पक्षों के अधिकार कैसे सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद जानेंगे कि इस गवाही की कानूनी हैसियत क्या होती है। और आखिर में इस पूरी प्रक्रिया के दायरे पर भी बात करेंगे। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 321 की। ये धारा वो पहली सीढ़ी है जो हमें बताती है कि अदालत के बाहर सबूत दर्ज करने की ये जो खास प्रक्रिया है, जिसे कमीशन कहते हैं, वो असल में काम कैसे करती है। अब इस पूरी चीज को ना एक आसान से उदाहरण से समझते हैं जो आखिर तक हमारे साथ रहेगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का केस है जिसमें रमेश जी एक बहुत ही अहम चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा है और सेहत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो शहर आकर गवाही देने में बिल्कुल असमर्थ हैं। तो देखिए, धारा 321 के तहत क्या होगा? कोर्ट एक कमीशन यानी एक आदेश जारी करेगा। ये आदेश मिलने पर मजिस्ट्रेट या तो रमेश जी को अपने पास बुलाएंगे या फिर, जैसा कि इस केस में होगा, वो खुद रमेश जी के घर जाएंगे और वहां जाकर बिल्कुल उसी तरह उनकी गवाही दर्ज करेंगे जैसे एक असली कोर्ट रूम में होती है, पूरी कानूनी प्रक्रिया के साथ। ठीक है, मजिस्ट्रेट गवाह के पास पहुंच गए और गवाही भी ले ली, लेकिन केस में तो हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक आरोप लगाने वाला, दूसरा बचाव करने वाला। उनके अधिकारों का क्या? क्या उन्हें सवाल पूछने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और यहीं पर धारा 322 की भूमिका आती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो। तो धारा 322 दोनों पक्षों को दो ऑप्शन देती है। पहला, वो अपने सवाल लिखकर मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, पर जो दूसरा और ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो है मौखिक परीक्षा का। इसमें दोनों पार्टियों के वकील खुद रमेश जी के घर पर मौजूद रह सकते हैं। वो उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं, जिराह कर सकते हैं, जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि सच पूरी तरह से सामने आए। तो रमेश जी की गवाही हो गई, वकीलों ने सवाल जवाब भी कर लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब उस बयान का क्या होगा जो मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया है? वो केस का हिस्सा कैसे बनेगा? उसे कानूनी मान्यता कैसे मिलेगी? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है धारा 323 में। प्रक्रिया बहुत सीधी है। जैसे ही गवाही पूरी हुई, मजिस्ट्रेट उस बयान को उस कमीशन के साथ वापस उसी कोर्ट में भेज देते हैं जिसने आदेश जारी किया था, और बस कोर्ट में पहुंचते ही वो बयान उस केस की फाइल का एक पक्का और आधिकारिक हिस्सा बन जाता है। अब दोनों पक्ष उसे देख भी सकते हैं और ट्रायल के दौरान सबूत के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, इस बयान की कानूनी ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये इतना पुख्ता सबूत माना जाता है कि अगर भविष्य में ये केस किसी बड़ी अदालत में, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, तो वहां भी रमेश जी के इस बयान को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपनी आखिरी दो धाराओं पर, धारा 324 और 325। ये धाराएं इस पूरी प्रक्रिया के मैनेजमेंट और इसके दायरे से जुड़ी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताती हैं। जैसे, जब ये कमीशन चल रहा होगा तो मेन केस का क्या होगा, और क्या ये प्रक्रिया सिर्फ अपने ही राज्य में काम करती है? धारा 324 कहती है कि कोर्ट मेन केस की सुनवाई को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, मतलब अडजर्न कर सकता है या रोक सकता है। ये बहुत लॉजिकल भी है ना? क्योंकि जब तक रमेश जी का बयान कोर्ट वापस नहीं आ जाता, तब तक केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो कोर्ट उस रिपोर्ट का इंतजार करता है। ये एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आज की दुनिया में तो लोग कहीं भी हो सकते हैं, कोई दूसरे राज्य में तो कोई दूसरे देश में। तो क्या हमारा कानून वहां तक पहुंच सकता है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ।
धारा 325 कानून के हाथों को बहुत लंबा कर देती है। ये साफ कहती है कि ये प्रक्रिया न सिर्फ भारत के किसी भी कोने में बैठे गवाह के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बल्कि केंद्र सरकार जिन देशों की अदालतों को नोटिफाई करती है, वहां बैठे गवाह की गवाही लेने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, हर धारा का एक साफ मकसद है। धारा 321 बताती है कैसे करें। धारा 322 निष्पक्षता लाती है। धारा 323 उस गवाही को पक्का सबूत बनाती है। धारा 324 प्रक्रिया के लिए समय देती है और धारा 325 न्याय की पहुंच को देश विदेश तक बढ़ाती है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये धाराएं अलग अलग नहीं हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा शानदार सिस्टम बनाती हैं जो ये पक्का करता है कि सिर्फ इसलिए किसी केस में देरी ना हो क्योंकि कोई गवाह चल फिर नहीं सकता या बहुत दूर रहता है। ये न्याय को असल में लोगों तक पहुंचाने वाला कानून है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने देश के कानून को जानना सिर्फ वकीलों या जजों का काम नहीं है। ये हम सभी के लिए खुद को सशक्त बनाने का एक जरिया है। ये हमें हमारे अधिकार देता है और न्याय व्यवस्था में हमारे भरोसे को और मजबूत करता है।